नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम एक बड़ा ही हिंदी का महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधि। जी हाँ मित्रों, जो संधि का विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है व्याकरण में, और ये मूलभूत भी है। अगर आपने संधि समझ ली अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने हिंदी व्याकरण में संधि समझ ली तो आपकी दो तीन जो चीज़ें हैं वो मुफ्त में सही हो जाएंगी। देखिए, पूरी तो नहीं, लेकिन आपकी 70%, 80%, 90% चीज़ें संधि के माध्यम से, बाकी दूसरे टॉपिक भी आप समझ बनेगी आपकी। जैसे आप उपसर्ग उपसर्ग पे अच्छी पकड़ बना लेंगे, और प्रत्यय आपको क्लियर होंगे। इसके अलावा आप समास से भी परिचित होंगे। ठीक है, तो ये है आज हम जो इस वीडियो में हम बेसिक जानकारी लेंगे संधि के बारे में, जो मूलभूत जानकारियां हैं। तो इसके बाद ही हम संधि पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होती तो वो जो मकान है, उस जो बिल्डिंग है, वो भी मजबूत नहीं होती। इसीलिए बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं संधि का टॉपिक। देखिए, जब हम संधि पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? संधि। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि संधि का जो विषय है, उसका मतलब किसी भी चीज का बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो संधि का अर्थ क्या हुआ? पहली बात तो संधि का अर्थ क्या हुआ। देखिए, एक तो संधि, आपने संधि शब्द तो पहले भी सुना होगा। अगर आपने एसएसटी पढ़ा है, उसमें आपने हिस्ट्री पढ़ा है या पॉलिटी पढ़ा है, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि फला राजा के बीच संधि हुई, है ना। इस देश या उस देश के बीच संधि हुई, अमेरिका और रसिया के बीच संधि हुई, भारत पाकिस्तान के बीच संधि हुई। वो संधि क्या है साहब? वो यही संधि, इसी संधि का दूसरा अर्थ है। देखिए, वहाँ पे संधि का मतलब है दो देशों के बीच समझौता होना, है ना, कोई किसी चीज़ पर सहमति बनना, ये है। लेकिन हिंदी व्याकरण में संधि का क्या अर्थ है? हिंदी व्याकरण में संधि का जो अर्थ है वो है मिलना या पास पास आना, और परस्पर संयोग होने से विकार उत्पन्न होना। अब देखिए, विकार क्या होता है? एक शब्द है आपके सामने, विकार। ये घबराने की जरूरत नहीं है। विकार का मतलब है बदलाव, यानी परिवर्तन। ये तो आप समझते हो, चेंज। ठीक है, अब परिवर्तन किस में होता है ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो विकार हुआ यानी बदलाव हुआ। और भाषा में विकार का अर्थ है, भाषा में अगर ये शब्द आपके सामने आता है कि विकार, विकार, तो विकार का मतलब है परिवर्तन। चाहे वो शब्द में परिवर्तन हो, चाहे वो वर्ण में परिवर्तन हो, अक्षर में हो, किसी में भी हो, वो उसको बोलते हैं विकार। और संधि जो होती है वो विकार, संधि की मूल जो जड़ है वो है विकार। ठीक है, अब आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये तो भाषा में विकार हुआ, तो संधि हो गई। एक सेकेंड बस, ये संधि था। अभी हमने संधि के बारे में जाना, उसका अर्थ। अब संधि होती क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि हम संधि हमें करनी पड़ी व्याकरण में? दरअसल देखिए, ये क्यों हुई, इसके बारे में हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरण हैं, व्याकरण यानी जिन्होंने व्याकरण लिखी उनको बोलते हैं, और उनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। दरअसल कामता प्रसाद गुरु की एक पुस्तक है हिंदी व्याकरण, उसमें बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया गया है ये बात समझाने के लिए कि संधि होती क्यों है। देखिए, वो मैं आपको उदाहरण वही आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, मैं एक शब्द यहाँ लिखता हूँ, ये लिख दिया मैंने 5 और 7, ये 5 7, और एक मैंने लिख दिया जी आपके सामने, ये लो 500।
उच्चारण इसका सही है 5-7। क्या है? 5-7। इसका है 500। 500। लेकिन हम 5-7 और 500 बोलते हैं क्या भैया? तो जवाब है हम नहीं बोलते। तो हम बोलते क्या है फिर? बात यह कि हम बोलते क्या है अगर हम 5-7 नहीं बोलते तो मैं बताता हूँ। हम बोलते हैं, ये बोलते हैं हम 5-7। देखो बोल के देखो एक बार, 5-7 हम बोलते ही हैं वास्तव में, 5-7 नहीं बोलते। और हम 500 नहीं बोलते, हम बोलते हैं 500। कितने रुपए? 500 रुपये। कितने रुपए? 500 रुपये। तो हम 5-7 नहीं बोल के हम बोलते 5-7 और हम बोलते 500। यही कारण है संधि का। मुख सुविधा के लिए, बोलने की सुविधा के लिए, उच्चारण की सुविधा के लिए हमें संधि करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाषा जो है वो कठिन से सरल की ओर आती है और लोग बोल बोल के शब्दों को पास पास ला देते हैं और उन्हें सरल बना देते हैं। तो संधि क्यों होती है? मुख सुविधा के लिए संधि हुई, और इसीलिए हमें आज संधि के नियमों को पढ़ना पड़ता है, संधि के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको थोड़ा। ये मैंने बताया आपको कि संधि होती क्यों है साहब। ठीक है जी, अब यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संधि होती किसके मध्य। मैंने कहा ना कि संधि है दो चीज़ों के बीच मेल जोल होना, और मेल जोल होने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं कि संधि है। देखो कैसे। अब यहाँ पे मेल जोल दो व्यक्तियों के बीच तो होगा नहीं, यहाँ पे मिलेगा कौन? पास पास कौन आएगा? तो आएंगे वर्ण। कौन आएंगे? एक मिनट, कौन आएंगे? वर्ण। ये वर्ण। अच्छा, वर्ण क्या है? वर्ण होते हैं ध्वनि यानी साउंड। किसी भी भाषा में जो छोटी इकाई है वो होती है साउंड। यानी इंग्लिश में जैसे साउंड है ना, AIOOUABC, यही। और हिंदी में स्वर और व्यंजन हो गए। स्वर में AAIIUU। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम आज बेसिक पढ़ रहे हैं। तो हमें बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा हमें चीज़ें समझ नहीं आएगी भाई साहब। आपने देखा होगा कि वर्ण तो दो ही हुए, स्वर और व्यंजन। व्यंजन, लेकिन नहीं, वर्ण का मतलब है ध्वनि, साउंड। और हिंदी में जो साउंड है वो दो तरह की नहीं है, 3 तरह की है। जी हाँ, और इसी आधार पे वर्णों के भी 3 प्रकार हैं। और वो तीसरा जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। तो ये जो अयोगवाह है ये भी एक तरह की ध्वनि है। ये भी एक तरह की ध्वनि है। अयोगवाह जो है ये एक तरह की तीसरी ध्वनि है। एक मिनट बस, इसको यहाँ रख देते हैं। अब थोड़ा समझिए और आगे। ये हमने बात कर ली वर्णों के प्रकार की, कि वर्ण 3 तरीके के हैं, और उसमें एक है स्वर। स्वर यानी AAIIUU, जिसको बिना हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं, वो है स्वर। और ये बिना किसी स्वर या बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको छोटा बच्चा भी बोल लेता है। बच्चा आ ई उ करता ही रहता है, तो वो क्या है? स्वर बोलता है पहले वो, है ना। उसके बाद में अयोगवाह। अयोगवाह तीसरी तरह की, अभी मैं समझाऊंगा आपको। व्यंजन पता ही है, व्यंजन क्या होते हैं? वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, इनकी सहायता मतलब स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं आपके व्यंजन। ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं व्यंजन।
तो बिना इसकी सहायता के नहीं बोला जाए। जैसे मान लीजिए ये क है, अभी क को अगर आप तोड़ेंगे तो ये ऐसे होगा क, और इसमें ये शामिल है भैया, ये स्वर है, ए शामिल है इसमें। तो कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं होता है और ना ही इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण करके दिखा सकते हो आप। क, क, क कैसे करोगे? क, इसमें आ की ध्वनि आएगी ही आएगी, कुछ भी कर लो आ की ध्वनि आएगी। क कैसे ही कर लो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब अयोगवाह क्या है तीसरा, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा जी। अयोगवाह क्या है, एक मिनट, ये गलत हो गया। अयोगवाह क्या है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, अयोगवाह क्या है, देखिए अब 12 खड़ी पड़ी होगी, 12 खड़ी बोलते हैं ना, 12 खड़ी, ये एक से 12 खड़ी पड़ी होगी। तो 12 खड़ी में हमने पढ़ा होगा पहले जो स्वर वाली लाइन है, ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा है, ये भैया ये अंग और ये अह, ये है, ये इसको, ये वाला जिसके 2 बिंदी है, ये लास्ट में अह, इसको हम बोलते थे अंग अह, अंग अह, अंग अह, ऐसे। तो दरअसल ये क्या है, यही तो तीसरे तरह की ध्वनि है। अयोगवाह है, इनका योग किसी के साथ नहीं होता है। स्वर और व्यंजन का योग, देखो व्यंजन में स्वर का योग हो रहा है ना, लेकिन ये अलग तरह की ध्वनियाँ, इसीलिए इनको बोलते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। और ये 2 ही हैं, एक तो ये है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, ये अनुस्वार है, क्या है ये, अनुस्वार है। और एक दूसरी है, अभी मैंने आपको बताई, एक मिनट, ये एक दूसरी तरह की ध्वनि है, ये दूसरी वाली ये है, ये वही, हाँ ये है आपका विसर्ग। ये क्या है, विसर्ग है। तो अब हमें एक चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई कि वर्ण 3 तरह के होते हैं। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, यानी साउंड, ठीक है। और ये 3 तरह के हैं, एक है स्वर ए आ ई ई, जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे, स्वतंत्र होते हैं, बोलने में आसानी होती है। और दूसरे हैं भैया आपके व्यंजन। और तीसरी जो ध्वनि है अयोगवाह ध्वनियाँ बोलते हैं उसको, लेकिन वो है विसर्ग और अनुस्वार। और आप गौर कीजिए अब कि इन्हीं ध्वनियों के आधार पे हमारी संधियों के प्रकार हैं। हाँ, गौर किया आपने, इन्हीं ध्वनियों के प्रकार के आधार पे, इन्हीं वर्णों के प्रकार के आधार पे 3 संधि होती है मूल रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, क्योंकि अनुस्वार के साथ कोई संधि नहीं होती है। तो मैंने बताया कि परिवर्तन होता है मिलने से, किसके मिलने से, वर्णों के। वर्णों में कौन हो सकता है, स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, तीसरा विसर्ग हो सकता है। तो इन 3 तरह के इन वर्णों में मिलने से एक परिवर्तन होता है, बदल जाता है, कुछ बदलाव होता है। उस बदलाव का नाम क्या है आपका, संधि है। उस बदलाव का ही नाम संधि है। अब आइए इसको थोड़ा सा आगे और समझते हैं चीज़ों को। देखिए, अभी हमने तो ये तो देखा कि परिवर्तन, अब थोड़ा उदाहरण से समझते हैं इसको और समझ में आएगी। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, ये एक शब्द है आपका महा और एक है आपका ईश, ये लो जी, ये लो साहब। और इसकी संधि करेंगे तो ये बन जाएगा महेश। क्या बन गया, महेश। अच्छा, अब गौर से देखिए, ये महेश तो बन गया, गौर से देखिए, एक सेकंड, हाँ एक मिनट यार, क्या हो गया, हाँ अब गौर से देखेंगे तो इसमें ये देखिए, ये आ और ये ई। मैंने अभी बताया था कि व्यंजन जो है वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं होते। तो इसमें आ की ध्वनि है,
और ये आ है स्वर, और इधर तो ये साफ दिख रहा है ये ई है, और इन दोनों के मिलने से हो गया ए। और ये ए जो है ना, इसकी मात्रा ऐसे होती है, ये एक मात्रा, और ये जो डबल मात्रा इसकी होती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसकी मात्रा ये है, सिंगल मात्रा है ना, ये सिंगल मात्रा इसकी एक की है। अब देखिए, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूँ। हमने चर्चा की महेश की, और इसमें आपकी संधि है महा और ईश, तो ये आपका है ए और आ, ई इधर था तो ये बन गया ए, यानी ये बन गया ये, सॉरी ये आपकी ये मात्रा होगी, और इसका शब्द बना महेश। अब वही उदाहरण लिए, पहले वाला ही, 5-7 कष्ट है, 5-7 आसान है। महाईश बोलो, महाईश 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 महाईश, दिक्कत है। महेश महेश महेश, तो महाईश महाईश बोलते बोलते महेश बन गया, इसलिए संधि की जरूरत पड़ती है। तो ये आ और ई ए क्यों बने, इसका कारण भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए विकार किस में हुआ, इधर स्वर में हुआ, इधर स्वर में हुआ, और ये फिर बदल के क्या हो गया, ए हो गया। यानी आ और ई मिले, और दोनों के मिलने से ए का निर्माण हो गया, यही तो संधि है, यही है संधि। देखिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक ज़रूरी बात इसमें ये है, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में एक बिल्कुल साधारण सवाल आ जाता है, स्टेटमेंट बना के आ जाता है कि संधि जो है वो कौन से वर्णों के बीच होती है। अब देखिए, ये है एक शब्द और ये है एक शब्द, और इन दोनों शब्दों में पहले शब्द का आखिरी वर्ण और ये है आ, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक या पहला वर्ण ये है ई। संधि इन्हीं के मध्य होती है, यानी संधि होती है पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मध्य। अब इसी को आप कथन स्टेटमेंट बना के दे देंगे और कह देंगे कि कौन से कथन सही है संधि के बारे में। और ऐसा हुआ है, नेट पीजीटी लेवल तक के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए पड़े। तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी, जब तक ये पकड़ नहीं होगी हम संधि को नहीं समझ पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको आगे देखते हैं, ये बेसिक जानकारी आज हम देख रहे हैं संधि के बारे में। एक चीज़ और देखते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण लेते हैं, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है मुक्तावली। एक शब्द है आपका मुक्तावली, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए ये भी बेसिक है थोड़ा सा। एक ऑप्शन है मुक्त, ये मुक्त है, ठीक है मेरी, ये मुक्त और अवली, ठीक है। एक है मुक्ता और आवली, आवली ये, और एक है मुक्त, एक मिनट, एक है मुक्ता अवली। अब इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है, ये भी समस्या आती है, इसका क्या उपाय है। देखो ये बहुत बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, जो एकदम बेसिक है। ये हाँ, अब इसमें ये सही माने कि ये सही माने कि ये सही माने, ये समस्या है।
तो मुक्त अवली, मुक्त का अर्थ देखो, दोनों शब्दों का अर्थ क्या जानना जरूरी है। मुक्त का मतलब होता है फ्री, मुक्त का होता है फ्री, स्वतंत्र, कोई चीज़ फ्री है, स्वतंत्र है किसी से, वो मुक्त है। और अवली मानी होती है कतार या पंक्ति। ठीक है जी। अगर मैं इसको लेता हूँ, मुक्त और अवली को लेता हूँ, तो अर्थ क्या हुआ? वह कतार जो मुक्त हो, वह पंक्ति जो मुक्त हो, स्वतंत्र हो। अब भाई पंक्ति हो गई तो वो स्वतंत्र कैसे हुई? क्योंकि पंक्ति में तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होंगी ना, तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकती, तो ये अर्थ नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब चलते हैं, देखो मुक्ता, मुक्ता मानी होता है मोती, मुक्ता मानी क्या होता है? मोती। और आवली, ये शब्द गलत है, आवली होता ही नहीं, अवली होता है, तो ये भी नहीं हो सकता जी। इधर देखिए आप, तीसरा, तीसरा है मुक्ता, ये मुक्ता, ये होता है मोती, और अवली ये होती है पंक्ति या कतार, एक ही बात है। अब इसको लेता हूँ तो मुक्ता अवली यानी मोतियों की कतार। और क्या होता है? अर्थात माला, जो गले में पहनते माला, माला में मोती होते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे पूरे मोती, उसकी कतार ही तो है, वो पंक्ति तो है, ये अर्थ बैठ गया मुक्तावली। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ दरअसल कि हमें संधि में सबसे बड़ी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो पहला शब्द और जो आखिरी शब्द जिसमें संधि कर रहे हैं ना, उनके अर्थ भी तो बैठने चाहिए, और जो फाइनल, जो अंतिम जो शब्द संधि होने से जो बन रहा है, उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। मुक्तावली का अर्थ क्या हुआ? माला हो गया, मोतियों की पंक्ति या मोतियों की कतार। ठीक है, अब समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा और इसको दूसरा उदाहरण लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, ऐसा ही। देखिए, एक उदाहरण मैं लेता हूँ, एक शब्द में लेता हूँ, अब आप थोड़ी पकड़ हो गई होगी। मुक्ताकाश, मिलता जुलता शब्द है ऐसा। अब मुक्ताकाश की संधि विच्छेद क्या होगी? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आप तुरंत पहचान लें कि यही है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया इस बारे में। एक है मुक्त और आकाश, आकाश है, ये हो गया मुक्त आकाश। एक है मुक्त, मुक्ता, आकाश। अब बताइए दोनों में कौन सा सही है? जी हाँ, अर्थ लगाइए। मुक्त मानी होता है स्वतंत्र, फ्री, और आकाश यानी जो आसमान है वो होता ही है। यहाँ मुक्ता यानी मोती, अभी बताया था मैंने, और आकाश यानी आकाश होता ही है। अब दिमाग लगाइए, मुक्त आकाश, इसमें पहले वाला सही है, क्योंकि आकाश जो है वो स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। मोतियों का आकाश कौन सा होता है? आकाश में मोती होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता है ना, उन्मुक्त यानी जो मुक्त है, जहाँ पे सब कुछ मुक्त है, वो है मुक्त आकाश। तो मुक्त आकाश शब्द सही है, और इसका ये पहला विच्छेद, संधि विच्छेद सही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए, तो इसमें बात क्या निकल के आई बेसिक में आपके? एक तो ये कि संधि क्यों करते हैं, दूसरी बात ये निकल के आई कि संधि किनके बीच होती है? वर्णों के बीच होती है, और 2 शब्द जो होते हैं उनमें वर्ण होते हैं, हमें पता है, स्वर व्यंजन। और तीसरी जो ध्वनि है वो है अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह ध्वनि। ठीक है, इन्हीं के आधार पे हम संधियों के प्रकार भी देखते हैं कि 3 तरह की संधियाँ हैं। ठीक है, और अब इसमें हमने ये देखा कि जो ध्वनि है, जो वर्ण है, उनको के मिलने से विकार उत्पन्न होता है, उसको हम बोल देते हैं संधि। संधि क्यों करनी पड़ी? मुख सुविधा के लिए, 5 साथ बोलने में कष्ट हो रहा था, 5 साथ बोलना आसान, तो हमें संधि करनी पड़ी। हम संधि पढ़ते हैं इसीलिए। ठीक है, और संधि करते समय 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन से वर्णों में संधि होगी? पहले शब्द का आखिरी वर्ण, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण, उसके मध्य संधि होती है। तीसरी बात ये
कि जो संधि होती है उसमें दोनों शब्दों के अर्थ सही बैठने चाहिए, और जो फाइनल जो अंतिम रूप से शब्द जो जिसका निर्माण हो रहा है उसमें अर्थ सटीक बैठना चाहिए। तो अब जब हम अगली कक्षा शुरू करेंगे तो उससे पहले हम थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी और इसके बारे में देखेंगे, जैसे संधि और संयोग में क्या अंतर है, क्या हर शब्द में संधि होती है, क्योंकि ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हर शब्द में संधि होती है क्या। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर शब्द में संधि ही होती है, संधि नहीं होकर समास भी हो सकता है। तो समास और संधि में क्या मतलब अंतर है, वो अंतर हम समास पढ़ते टाइम गहराई से देखेंगे। एक थोड़ा सा इंट्रो के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे अगली कक्षा में, लेकिन समास में हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि कहाँ संधि नहीं होती है, कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ संधि नहीं होती है। तो ये भी बड़ी एक वो है, ये भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे संधि विधिवत रूप से। जो 3 संधियाँ हैं मुख्य रूप से, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वो पाँचों भेद डिटेल में उदाहरण सहित और बहुत सारे उदाहरण मैं आपको लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा। जो परीक्षाओं में आते हैं, जो पूछे जा रहे हैं अब तक, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गच्चा खिलाने वाले उदाहरण भी देते हैं, कौन से कहाँ पे अपवाद हैं शब्दों में, वो सब हम देखेंगे अगली कक्षा में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।